सो हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यूपीएसआई का मॉक टेस्ट जो दिया था उसके जीके सेक्शनल का एनालिसिस। तो इससे पहले हम हिंदी का कर चुके हैं, तो इसमें जीके का करेंगे और आगे चल के अगली वीडियो में मैथ या रीजनिंग का करेंगे। फिर चलिए देखते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया, मैंने कब किया, तो वो देख सकते हो आप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो जो इस वाली पहले में मैंने अटेम्प्ट किया है और उसमें हिंदी का एनालिसिस किया है। ठीक है, तो अब इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं जीके का। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल डिजीज इज नोन एज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया डिजीज किसकी वजह से होती है? देखो इसको मैंने कैसे किया अटेम्प्ट, मात्र 28% जनता इसको कर पाई। मैंने कैसे किया उसको देख लो। पोटेशियम का साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई? कैलियम। हम लोगों को पता है कैलियम उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो के वो उसका सिंबल भी क्या होता है? के होता है। सोडियम का क्या होता है? Na। ठीक है, फ्लोरीन का एफ होता है, आयरन का Fe होता है और कॉपर का Cu होता है। तो भाई हाइपोकैलेमिया, तो पोटेशियम का साइंटिफिक नेम कैलियम होता है, इसलिए मैंने पोटेशियम लगाया इसका आंसर। पोटेशियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तब होता है जब का पोटेशियम का लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है किसी नॉर्मल पेशेंट में। ठीक है, इट यूजुअली अकर्स फ्रॉम इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन और कैस्ट्रोल एज ए लैक्सेटिव और पर्गेटिव इज एडमिनिस्टर्ड वियर द ओरल रूट एज द ऑयल नीड्स टू ब्रोकन डाउन बाय इंटेस्टाइनल लाइपेज टू हैव इट्स सिमिलर एक्सेसिबल। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए हमें कैस्टर ऑयल पिलाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994 इज मीन टू। तो ये जो है प्रीनेटल, इसको हिंदी में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हिंदी में देखिए आप, प्रसव पूर्व निर्धारण तकनीक। तो इसका प्रसव से ही मतलब संबंधित होगा। ठीक है, प्रसव देखो, अब देखो इनकरेज नहीं करना है, हमें इनकरेज नहीं करना है, पहला ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल। इंश्योर अर्ली अबॉर्शन ऑफ एडवांटेज, अर्ली अबॉर्शन नहीं करवाना है भाई, ये तो बैन है। प्लीज चेक्स ऑन फीमेल फोर्टिसाइड, नहीं चेक, सिर्फ चेक करें क्या करेंगे भाई? प्रिवेंट करवाना है मुझे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि जन्म से पहले भी हम किसी बच्चे का भ्रूण का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करा सकते। उस इस एक्ट के तहत 1994 में ये एक्ट आया था, जिसमें ये एक्ट गैर कानूनी है चेक करवाना भी और करना भी। ठीक है, क्योंकि इससे फीमेल फिटिसाइड को जो है प्रोत्साहन मिलता है। लोग क्या करते हैं, कन्या को गर्भ में ही उसका करवा देते हैं। आप जानती होगे, मैं क्या ही बोलूँ, खुला 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 क्या बोलूँ। तो देखो अब ये जो है एक्ट, इस सबको आप पढ़ सकते हो। अब फीमेल फिटिसाइड क्या कारण है तो वो देख सकते हो। इनइक्वलिटी ऑफ जेंडर वाइज, क्योंकि यार कुछ लोगों का जेंडर वाइज है कि मेल ज़्यादा अच्छा होता है फीमेल, तो इसलिए वो मेल को प्रेफरेंस कर देते हैं। डोरी ट्रेडिशन, दहेज की वजह से कुछ लोग महिला बच्चियों को पसंद नहीं करना चाहते हैं। मेल एज द ब्रेड विनर ऑफ फैमिली, मेल को ब्रेड विनर मानते हैं कि ये हमारा परिवार आगे बढ़ाएगा, है ना, तो इसीलिए वो उसको ट्रीट ऐसा करते हैं। ऑफरिंग ऑफ पिंडदान के लिए, वंशदान के लिए, वंशज के लिए। ठीक है, ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए, बुढ़ापे में सहारा बनेगा। टू चाइल्ड और वन चाइल्ड नॉर्म, इजिली अवेलेबल मीन्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो बस इसलिए है। बट खैर ये सोच बहुत बुरी है लोगों की, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं वो तो पागल हैं एक तरीके से। ठीक है, तो देखो भाई अब 73वां अमेंडमेंट एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये पंचायती राज से संबंधित था और इसमें जो है कितने आर्टिकल में हमने 14 लगाए थे, बट इसमें 14 नहीं 16 हैं। ठीक है, अब मात्र 28% जनता इसको कर पाई है। और चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें इसे देखो 9th शेड्यूल ऐड किया था जिसमें 16 आर्टिकल थे, और 11 पार्ट 9 में 11 शेड्यूल ऐड किया था। 16 आर्टिकल पंचायती राज का था और 73वें संविधान संशोधन थे। और उसके 74वें से क्या किया, पार्ट 9 का ए ऐड किया, पार्ट 9 का ए, और 12 शेड्यूल ऐड किया जिसमें हमने म्यूनसिपैलिटी नगर पालिकाओं को ऐड किया। ठीक है, ये 24 अप्रैल 1993 से इफेक्ट में आया था। पास तो एक्ट 1992 में हो गया था। अब हमारी पंचायती राज देख लेते हैं। बेसिकली इंडिया में मोस्टली 3 टीयर पंचायती राज है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में 2 टीयर है, बट और 3 टीयर पंचायती राज है। उसमें पहला टीयर है ग्राम पंचायत, उससे ऊपर आता है पंचायत समिति, उसके बाद आती है जिला परिषद जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल। गाँव में होती है ग्राम पंचायत, आपका प्रधान वगैरह इसमें होता है। फिर पंचायत समिति आता है ब्लॉक में। ठीक है, ब्लॉक में आपने देखा, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आपको अपना ब्लॉक पता होगा कौन सा रखता है।
ठीक है, तो अब देखते हैं ये 3 पंचायती राज की सिफारिश किसने करी, रिकमेंडेशन किसने की, तो वो करी बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। और 2 की किसने करी, अशोक मेहता ने। अब देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो राज्य के जितने भी चुनाव होता है वो पंचायत के और म्यूनसिपैलिटीज के वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। और केंद्र के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूँ। तो बस यही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कैग की सैलरी किसके बराबर होती है, तो भाई कैग जो है आर्टिकल 148 के तहत आता है। 149 में इसकी ड्यूटीज है, 151 में इसकी रिपोर्ट है जो ही प्रेसिडेंट को देता है 151 आर्टिकल में। और जो है इसकी सैलरी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। मुझे पहले ये लग रहा था बी वाला, बट नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं अभी, टोटल कितने जज हैं, ठीक है। एक सी को मिला के 32+1। और चीफ जस्टिस में कौन है, बी आर गवाई CJI है। और ये कौन से भाई, ये इनके माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, बुद्ध धर्म के हैं, बुद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। और अटॉर्नी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताओ भाई, 124 से 197 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 61, ठीक है। CBI एक ऐसी संस्था है, CBI एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये ना ही हमारे संविधान में पहले से बनी बनाई आई थी, ना ही हमारे अब किसी इसे एक्ट के तहत बनाया गया, बट ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हेड करती है, रिपोर्ट करती है, ठीक है। तो CJI का ये आर्टिकल है 148। CJI की उम्र कितनी होती है भाई, 6 साल या और 65 साल में से कुछ भी, जो भी अर्ली पहले हो जाए ये एज लिमिट होती है। इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है वो, हाँ। कैग की बात चली हुई, कैग कौन अपने अभी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू है या शायद आर वेंकटरमण है, आर वेंकटरमण है आई थिंक। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले थे। और CGA कौन है, CGA होती है ये अपनी सोनारी दास, ठीक है। अब देखते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्वालिफिकेशंस होती है भाई, ये देखो कम से कम 5 साल तो या तो जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में, एक या 2 से ज्यादा किसी भी कोर्ट में 5 साल तक उसने जज कर रहा हो, या फिर वकील रहा हो, और एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स। कम से कम 10 साल तक किसी भी जज हाई कोर्ट में या और किसी कोर्ट में वकील की तरह काम किया हो, एडवोकेट की तरह, ठीक है। या फिर एक चीज और है, या फिर एक बहुत ही ज्यादा विद्वान हो, राष्ट्रपति की आइज में एक ज्यादा ज्यूरिस्ट हो, तब उसको CJI बना सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसकी एज लिमिट कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की 6 साल या 65 वर्ष, और हाई कोर्ट की कितनी होती है 6 साल या 62 साल। अगर उसकी 62 साल की एज हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। CJI 124 के क्लॉज 2 में आता है, ठीक है। TY चंद्रचूड़ ये पहले थे, अभी पुराने थे, मतलब पहले CJI कौन थे, हीरा लाल जी कानिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। चलिए और देखो, हाँ CBI की यार अभी हेड कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, ये चीज़ आपको याद रखनी। और CBI किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर आती है CBI, ठीक है। और इसी मिनिस्ट्री के अंदर कौन आता है, DOPT, अपना DOPT जो डिपार्टमेंट होता है, जिससे अभी SSC का प्रोटेस्ट किया हुआ था, वो भी इसी के अंदर आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट्स इन और ओवर लैंड एंड टेन्योर आर कवर्ड अंडर, कौन सी क्या आता है, ये तो मुझे पता नहीं था, वो शायद सो सही कर पाई है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लगाया था, अगर मैं इसको लगाता तो मैं ये लगाता, अरे भैया गलत हो गया। एंट्री 18 के लिस्ट 2 में आते हैं अपने लैंड टेन्योर्स। 7 शेड्यूल में आपको पता है, अरे एक मिनट आंखों में लग रहा है यार ये कलर, डार्क मोड खोल लेते हैं। अब ठीक है। सो 7 शेड्यूल में आपको पता होगा लैंड रिफॉर्म्स आते हैं, दल बदल लैंड रिफॉर्म्स। तो इसमें 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट।
तो ये राइट्स और लैंड टेन्योर्स आते हैं लिस्ट 2 स्टेट, यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं एंट्री 18। देखो पहले यूनियन लिस्ट को हम लिस्ट 1 बोलते हैं, स्टेट लिस्ट को लिस्ट 2 बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट को लिस्ट 3 बोलते हैं, है ना। यूनियन में 97 सब्जेक्ट थे जब ये बनी थी, बट अभी इसमें 100 हैं, 3 और बढ़ गए। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अब 61 है, 5 कम हो गए। और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है, सरकार बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में कोई भी बना सकती है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो यूनियन लिस्ट में मोदी सरकार बना सकती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में योगी सरकार बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट में दोनों में से कोई सी भी बना सकती है। बट अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो जाती है तो किसका माना जाएगा, कंकरेंट वाला में केंद्र का माना जाएगा, यूनियन का माना जाएगा। अब देखते हैं ज़रा कुछ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। डिफेंस, आर्मी, जो हमारे केंद्र सरकार के अंदर जितने डिपार्टमेंट आते हैं उनके सारे काम केंद्र सरकार में आते हैं। लाइक पोस्ट ऑफिस ले लो, आर्मी ले लो, या रेलवे ले लो। देखो रेलवे सिर्फ केंद्र की है ना, हर राज्य की थोड़ी है, अलग अलग थोड़ी है, ऐसे याद कर लो। स्टेट लिस्ट में हर राज्य के सब्जेक्ट आ जाते हैं। लाइक यूपी पुलिस की यूपी की पुलिस अलग होगी, एमपी की पुलिस अलग होगी, है राजस्थान की पुलिस अलग होगी। तो ये अपने केंद्र राज्यों की अंदर आती है। राज्य अपनी अपनी पुलिस बनाते हैं, अपनी अपनी पब्लिक ऑर्डर जारी कर सकते हैं, अपने अपने हॉस्पिटल सरकारी बनाते हैं। तो अपने अपने रियल लाइफ चीज़ों से कनेक्ट करो, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये हर राज्य की अपनी जिम्मेदारी है, किस पर कानून बनाना। और बैटिंग और गैमलिंग ये चीज़ आपको रखना। जुआ और सट्टा ये भी राज्य सरकार के अंदर ही आता है। और कंकरेंट लिस्ट में बातें जो दोनों बना सकते हैं, लाइक बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स, और मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन कंकरेंट में आती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो कानून इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, कुछ कानून रह गए थे जो इन तीनों में नहीं डाल पाए थे अपने कांग्रेस वाले, तो फिर वो आते हैं रेजिडोरी लिस्ट में। एक चौथी लिस्ट भी है, वो अलग है, रेजिडोरी लिस्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ, जब हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, तो उसमें आते हैं वो कानून। तो मैंने एकदम इसका अच्छा से पोस्टमार्टम कर दिया आपके सामने। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर to the comprehensive and progressive treatment for Trans-Pacific Partnership? तो इसका मेंबर में है मेरे हिसाब से कनाडा। सिर्फ 14% जनता लगा पाई थी इसको। देखो ये क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट है 29 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 का है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर है, ये कोई नया नहीं है। तो इसके क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको ज़रूर से देख के जाइए। CPT PP के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? टोटल 11 देश आते हैं। ये इन सब के नाम है। चाइना, इंडिया इसमें देखो नहीं आता है। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें वो देश आते हैं जो पैसिफिक रिम के अराउंड है, यानी पैसिफिक रिम जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशन है उसके पास जितने भी देश हैं वो सारे आते हैं। तो इंडिया के पास पैसिफिक ओशन नहीं है, तो इसलिए इंडिया नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कौन होता है भाई? चीफ मिनिस्टर लगाया था मैंने इसका। 34% जनता लगा पाई थी इसको सिर्फ, और ये मैंने काफ़ी टाइम लेके लगाया सोच समझ के, जिससे मुझे 26 सेकंड भी लग गए थे इसमें। अब देखते हैं तरह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। इसका मैंने क्या काम था? टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स। एक मिनट अभी आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये आया था मैनेजमेंट डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए दिसंबर 2005 में, ठीक है। और इसमें 11 चैप्टर हैं, टोटल 79 सेक्शंस हैं। ये पूरे इंडिया में लागू होता है एंड फोकस ऑन गिविंग हेल्प टू पीपल इन डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज में हेल्प देने के लिए काम होता है। इसका सेक्शन 14 कहता है क्या? और स्टेट गवर्नमेंट हैव टू एस्टैब्लिश स्टेट डिजास्टर। हर स्टेट राज्य सरकार को एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खोलनी ही पड़ेगी, जरूरी है। सेक्शन 14 कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
सेक्शन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसका जो है हेड पर्सन कौन होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ अलग आठ मेंबर अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही झारखंड की स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 2010 में बनी थी, इसका काम ये होता है, ठीक है। ये हटाइए। तो चलिए बस ये हमने पढ़ा दिया आपको, सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें 8 में से कौन कौन से होंगे वो समझ लो आप एक बार। कुछ 4 तो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे, 2 एक्सपर्ट्स होंगे और एक वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है। और कुछ अदर मेंबर्स होंगे, और ये सब मंत्री होंगे, कोई मंत्री या अधिकारी आईएएस वगैरह, ठीक है। वो तो पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं था, मुझे इसके अकॉर्डिंग लग रहा था बी वाला लग रहा था, पर मैंने ए लगा दिया फालतू में। ये कॉन्ट्रैक्टर जो कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है वही होगा आई थिंक। यस, मैंने ये लगा दिया था फालतू में। तो देखते हैं, चलो। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन ऑर्डर टू कॉम्बैट करप्शन, भ्रष्टाचार को कम करना इसका उद्देश्य था। ये 1988 में आया था ये वाला एक्ट, और इसका काम था तो कि जो लोग ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए उनकी जांच पड़ताल करना और उन पे अच्छा से कार्रवाई करना या जुर्माना ठोकना। तो पब्लिक सर्वेंट इसके अंदर तहत कौन कौन आता है, आईपीसी के तहत पब्लिक सर्वेंट कौन कौन है भाई। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी मिलिट्री में कोई अधिकारी, कोई नेवी में कोई अधिकारी हो, चाहे फोर्स में, पुलिस में जज हो, कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई या कोई लोकल अथॉरिटी हो विच इज बाई सेंट्रल, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो वो पब्लिक सर्वेंट आता है, ठीक है। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर तुमने कमीशन बेसिस पे रखा है, यानी कि संविदा पे रखा है उसे, ठीक है। तो वो उसके अंदर तहत नहीं आता है। अब आर्टिकल 169 क्या कहता है भाई, ये पब्लिक सर्वेंट इलीगली परचेजिंग फॉर बिडिंग और प्रॉपर्टी, दिस पब्लिक सर्वेंट विल बी सेंटेंस्ड फॉर अप टू 2 साल इन प्रिजन। देखो आर्टिकल सेक्शन 169 कहता है, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, इलीगली करता है, परचेज करता है कोई या कोई प्रॉपर्टी पर वो लगाता है, क्या कहते हैं, बिडिंग करता है, उसको बोलते हैं हम हिंदी में नीलामी करता है ना। या कोई इलीगली कोई बहुत महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जितनी वो अपनी सैलरी से खरीद नहीं सकता था। जैसा आप काफ़ी सारे देखते हो केसेस, 500 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लोग। तो वो उन पे करप्शन के लिए ये है। उन्हें कितनी सज़ा बताइए, कम से कम 2 साल की जेल और फाइन और बोझा दोनों, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और अगर आर्टिकल सेक्शन 409 की बात करें, ये किससे डील करता है, क्रिमिनल ब्रीचेस ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट्स। द पब्लिक सर्वेंट विल बी सेंटेंस्ड टू लाइफ इन प्रिजन फॉर अप टू 10 years इन प्रिजन और एंड ए फाइन। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी क्रिमिनल केसेस में पकड़ा जाता है कि वो लोगों को अपने घर पे बुला रहा है, आतंकवादियों को, उनसे कोई जान पहचान है ना, कोई कनेक्शन है, तो उसके कम से कम 10 साल की जेल और फाइन। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने पूरा समझा दिया इसको आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फाउंडर ऑफ टम्बलर, देखो टम्बलर का फाउंडर कौन है, ये बहुत ही आसान सवाल था, हलू एकदम। सुंदर पिचाई देखो गूगल का सीईओ है, ठीक है। मैंने ऐसे किया जो बता रहा हूँ। एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक एफपी। तो ये कौन बचा, डेविड कार्की बचा। मैंने ऐसे लगा दिया था इसको। अब देखते हैं टम्बलर क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, 2007 में बनी थी, अमेरिकन की कंपनी, जिसमें आप फेसबुक की तरह है, आप फोटो वगैरह डाल सकते हो, ब्लॉग डाल सकते हो अपनी, ठीक। सुंदर पिचाई सीईओ है गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी, अल्फाबेट आईएनसी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और एलन मस्क तो फाउंडर हैं, सीईओ और स्पेस एक्स के और टेस्ला के, ट्विटर के भी अब तो ये सीईओ हैं, ठीक है। मेटा भी शायद इन्होंने खरीद लिया है। और ही द फाउंडर ऑफ द बोरिंग कंपनी भी इनकी है, और को फाउंडर है न्यूरलिंक एंड ओपन एआई के को फाउंडर हैं। और मार्क जुकरबर्ग ये फाउंडर हैं फेसबुक के, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव एंड कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म के शेयर होल्डर हैं अभी, ठीक है। मेटा ने देखो फेसबुक को भी खरीद है, और व्हाट्सएप भी है इसकी मेटा के अंदर, और इंस्टाग्राम भी मेटा के अंदर है। चलो
द ग्रास इन रिच इन, देखो अब से सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, ये बताइए ट्विटर का पहले कौन था सीईओ जिसे एलन मस्क ने हटा दिया था? कौन थे? पराग अग्रवाल। ठीक है, चलो भाई। ऐसी कौन सी घास है जो कि क्लोरोफिल में बहुत ज्यादा रिच है? घास में क्लोरोफिल होता है, तो सेलुलोज होता है, सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। घास में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये पूछा गया था इसमें। तो क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ पौधे की, जब कोई खाना बनाने का काम करती है। कार्बोहाइड्रेट तो भाई आलू में होता है, स्टार्च भी आलू में होता है। सेलुलोज होता है घास में, जो आप देखते होगे जब कोई गाय भैंस घास को खाती है तो उसके मुंह से झाग से निकल आते हैं, तो वो क्या होता है भाई? वो झाग सेलुलोज ही होता है। ठीक है, तो जब घास को चबाती है काफी ज्यादा देर तक तो सेलुलोज निकल आता है। एक सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जो शुगर यूनिट से बना होता है, जो कि एक मोनोसेकेराइड होती है ग्लूकोज की। ठीक है, 1838 में इसको फ्रेंच, इसको इसको नहीं देखना है, आप इसको नहीं देख लो। ऐसा एनिमल्स डू इट विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म विद लिव इन देयर गट्स सच एज हाँ, आप आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। क्लोरोफिल खाना बनाने के लिए काम आता है, सनलाइट से और ऑक्सीजन से खाना बनता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है जल्दी से, शुगर की तरह ही होता है इसमें। ठीक है, और स्टार्च आलू में होता है। चलो हटाओ इसे, स्टार्च व्हीट में भी होता है, कॉर्न में भी होता है, राइस में भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाला क्वेश्चन छूट गया था मेरा, मुझे आता ही नहीं था। तो बेसिकली बताऊँ तो 26% जनता ने इसको लगाया है सिर्फ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैं अगर लगाता तो बॉम्बे या फिर कलकत्ता में से था मेरे हिसाब से। तो बॉम्बे लगाते हैं, चलो न्यू दिल्ली। ओके। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ये क्या है देख लेते हैं एक बार इसको। इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की टॉप मोस्ट बॉडी है ना। इट वॉज सेटअप इन 1965 में बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो सरकार के अधीन आती है। अब आप इसको पढ़ लीजिए। इट कन्फर्स द निर्यात श्री या निर्यात बिंदु अवार्ड टू, ये निर्यात श्री और निर्यात बंधु नाम के अवार्ड भी देती है। इसका बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है सामान को एक्सपोर्ट करवाना, जहाज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखती है ये, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। व्हेन ए पर्सन हैज बीन डिटेन्ड, ये मात्र 16% जनता कर पाई है इसको। काफी तगड़ा क्वेश्चन होगा भाई। इसका क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं इसको। इसी क्वेश्चन को मैं पढ़ा था, मुझे एक बार में समझ में नहीं आया था, इस बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। Where a person has been detained in pursuance of an order of detention under 16 of the NSA or 2 or more grounds, such order of detention shall be deemed। देखो, जब किसी पर्सन को हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत डिटेन कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, ठीक है, और इस पर कम से कम 2 आरोप हैं, 2-3 आरोप के बेसिस पे उसे हमने गिरफ्तार कर लिया, तो वो ऑर्डर कैसा होएगा? To have been made separately on each of such grounds, to have been made in abuse of power control। इसका आंसर मुझे बी लग रहा है, 100% बी लग रहा है। उस टाइम मुझे पढ़ने में समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं नहीं लगा पाया, बट अब मैं समझ गया, इसका आंसर बी है। चलो देखते हैं अब। एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 23 सितंबर 1980 को आया था। इसमें 18 सेक्शन है, और इसका काम है पावर गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन इफ द अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड दैट ही इज ए थ्रेट। अगर हमें सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई असामाजिक तत्व है हमारी समाज के लिए, ठीक है, और वो हमारे देश में कुछ आतंकी गतिविधि करता है, तो हम उसको कैद कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और इसके सेक्शन 3 कहता है इंक्लूड द पावर टू मेक ऑर्डर्स एंड डिटेन अ सर्टेन पर्सन, कि उसी व्यक्ति को डिटेन करने के लिए जो शक्तियां होती है उसके ऊपर जो कानून बनते हैं वो है सेक्शन 3 के अंदर। चलिए अब इसमें थोड़ा इसका और अच्छे से समझ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल व्हेनेवर इस एक्ट के लिए सेंट्रल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर आपस में एक कमेटी बनाती है। ठीक है, या बोर्ड बनाती है जो कि कानून बनाता है। उस पर बोर्ड में 3 लोग होते हैं। कौन कौन? एक तो जज होता है हाई कोर्ट का, और नहीं, वो जज जो व्यक्ति होने चाहिए उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक हाई कोर्ट के जज के बराबर।
एक्सेप्ट, और यूनियन टेरिटरी में से भी एक हो सकता है, ठीक, और एक स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर समझा दूं। अगर मान लो दो आरोप लगे, मान लो तो उसमें ये एक आरोप लगा, एक ये आरोप लगा है, तो इसमें बोला गया हम उसमें उस दोनों अलग अलग आरोप के तहत जो सजा लिखी उन दोनों को मिला के उसे सजा मिलेगी, ये लिखा है। टू हैव बीन मेड सेपरेटली ऑन ईच ऑफ सच ग्राउंड, यानी इसके लिए भी अलग सजा मिलेगी, फिर इसके लिए भी अलग सजा मिलेगी, ये है कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The Apprenticeship Act 1961 provides that a person can be engaged as an apprenticeship only if he is not less than, अप्रेंटिस के लिए कितनी साल की एज चाहिए? अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में आया था, मेरे हिसाब से मैंने 18 लगाया था, तो उसका 16 होगा आंसर, और 14, यानी कि अप्रेंटिस वही वो होता है जिसे हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं। जैसे आप अप्रेंटिस वैकेंसी देखते होगे, रेलवे में आती है, बैंक में आती है, 1 मिनट, तो उसी की मिनिमम एज जो बताई है 14 साल बताई है। इसके बारे में चलो अच्छे से जान लेते हैं थोड़ा, अप्रेंटिसशिप क्या होती है। इसमें हम इसलिए वो नौकरी नहीं होती है, एक थोड़ा टाइम का पीरियड होता है, एक तरीके से बॉन्ड होता है, जिसमें आपको कुछ महीनों के लिए काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग देती है बैंक, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़ा सा वो आपको पैसे भी दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, पैसे बहुत ही कम देती है, और वो ट्रेनिंग पे के बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है, जिसमें आपको कहीं जॉब मिलने में थोड़ी आसानी होगी, यानी प्रेफरेंस मिल जाएगी आपको कभी भी। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी बोल रहा हूँ उसको भी लिख लीजिए। तो अर्थशास्त्र तो बहुत ही हल्का सवाल है, पूरी दुनिया को पता होगा। अर्थशास्त्र चाणक्य ने बनाई थी, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, और ये इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है धनानंद के विरोध में तैयार किया था, और नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना करी, और ये उसके प्रधानमंत्री बने थे। इनको कौटिल्य भी बोलते हैं। इनकी बुक है एक, इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। और जिसको बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1909 में, और इस संस्कृत में बुक है जिसमें इनकी राजनीति लिखी है, और उसके मिलिट्री स्ट्रेटेजी लिखी है, इकोनॉमिक पॉलिसी लिखी है अपने मौर्य वंश की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The acknowledged champions of new philosophy of judicial activism in India are, तो ये तो मुझे नहीं पता था, इसको हिंदी आप तो एक पर दे सकते हो। भारत में न्यायिक सक्रियता के नए दर्शन के स्वीकृत समर्थक कौन थे? तो मेरे हिसाब से इसके जो थे वो थे जस्टिस सुब्बाराव एंड मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नहीं, जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर एंड पी एन भगवती। तो देखते हैं इनके बारे में जरा। जस्टिस बी आर और कृष्णा अय्यर एंड पी एन भगवती, इन्होंने क्या किया, ये दोनों PIL को लाए थे, ये दोनों अपने टाइम में। PIL पब्लिक इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पी एन भगवती 17वें चीफ जस्टिस थे, सबसे लॉन्गेस्ट सर्व्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे, एंड ये मेंबर भी थे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी के, और 2007 में पद्म विभूषण मिला था, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि फर्स्ट पे भारत रत्न है, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, और फिर है पद्म श्री। और पी आर कृष्णा अय्यर ये भी एक जज थे, जो कि इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन्होंने रिफॉर्म किया था, उसमें भी ये कानून लेके आए थे काफ़ी सारे। इन्हें भी पद्म विभूषण मिला था 1999 में। और पब्लिक PIL क्या होती है? PIL हम फाइल करते हैं किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट, जैसे कि हम पॉल्यूशन, टेररिज्म और सेफ्टी के अगेंस्ट हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में PIL फाइल करते हैं, जिसमें फिर केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें फिर होता रहता है। The relationship between nitrogen fixing bacteria and leguminous plant is an example of सिम्बायोसिस है। ये तो आसान है यार, आपको नहीं पता होगा सिम्बायोसिस क्या होता है।
हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे देख लो, सहजीविता बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की सिम्बायोसिस से वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ आपस में रिलेशन में रहती है, जिससे दोनों का फ़ायदा होता है, ठीक है, दोनों का फ़ायदा होता है। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट में लगी, लेगुमिनस प्लांट लाइक मान लो चावल या दाल, मान लो धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसकी जड़ रूट्स में रहता था धान के, ठीक है। तो ये खेत में नाइट्रोजन देता है फसल को, जिससे और वो नाइट्रोजन से इसे भी फूड मिलता है और खेत फसल को भी फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है, ठीक है। चलिए अब इससे थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऐसी और भी अब इसकी सिम्बायोसिस के कई सारे प्रकार होते हैं, लाइक हमने पढ़ा है इधर कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसमें हेनरी एंटन डे बेरी ने इसको 1979 में लिखा था, लिविंग टुगेदर ऑफ अनलाइक ऑर्गेनिज्म, दो अलग अनलाइक ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं अपने म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए। अब इसमें आप एक एक के बारे में सब पढ़ते हैं। एमेंसलिज्म क्या होता है, ये एक मोड होता है इसमें दो डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रहते हैं, वन इज इनहिबिटेड और डिस्ट्रॉयड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, ठीक है। अब इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसमें आपको बस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतना कभी आएगा भी नहीं। एमेंसलिज्म का एग्जांपल देख लीजिए, when cattle trample on grass, the grass is crushed, however cattle do not benefit from this action, do not harm others। एमेंसलिज्म के में क्या होता है, एक दो स्पीसीज है, मान लो डायग्राम बनाता हूँ, एक स्पीसीज ये है, एक ये है। इसमें एक ये वाली जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, और इसमें, ठीक है, खत्म कर दिया मान लो, बट इससे क्या होता है दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, ऐसे ही कर देती है, तो इसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। लाइक जब कोई मान लो खेत जंगल में हाथी मान लो घास पे चल रहा है, तो इससे घास दब जाती है, जब घास दब जाती है टूट जाती है, क्रश हो जाती है, बट इससे हाथी को कुछ फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ, नुकसान हुआ कुछ नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एमेंसलिज्म। ओके, समझ में आ गया। ऐसे ही अब कमेंसलिज्म भी होती है, ऐसी है, इसमें क्या होता है, इज अ लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इन व्हिच मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज गेन बेनिफिट व्हाइल दोस ऑफ अदर स्पीसीज नीदर बेनिफिट नॉट हार्म। इसमें क्या होता है, एक दो स्पीसीज होती हैं, मतलब ये एक को तो फायदा होता है बट दूसरे को फायदा नहीं होता। एग्जांपल है रेमोरा, रेमोरा नाम की एक छोटी सी मछली होती है जो शार्क मछली के साइड में चिपक जाती है, छोटी छोटी मछली होती हैं, जिससे शार्क जब भी कोई शिकार करती है तो ये भी उसके खा लेती हैं, क्योंकि शार्क की बॉडी में जो लगा होता है थोड़ा बहुत, तो जो कुछ भी है तो वो उसे भी खा लेते हैं, जिससे इस मछली को तो फायदा होता है बट शार्क को कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपको इसका इमेज दिखाना चाहूँ तो चलो इमेज दिखा देते हैं आपको इसका। तो आप इस वाले इमेज में देख सकते हो, जैसे ये जो छोटी छोटी मछलियाँ शार्क के नीचे चल रही है रेमोरा, जब शार्क ये कभी शिकार करेगी तो इसे ही खा लेंगी। ओके, चलिए देखते हैं अब प्रीडेशन क्या होता है। इट इज अ रिलेशन इन व्हिच मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज कंज्यूम मेंबर्स ऑफ अनदर स्पीशीज। ओके, ये तो शिकारी और शिकार वाला कॉन्सेप्ट है। प्रीडेशन मतलब होता है शिकार। इसमें दो मान लो हैं, तो इसमें ये इन दोनों क्या होता है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खा जाती है। मान लो ये एक शेर है, ये एक गीदड़ है, तो शेर गीदड़ को खा जाएगा। बस ये जो अपनी जंगल वाली पता ही होगी आपको, लॉयन एंड ज़ेब्रा। तो आप इस सबको अपनी इजी लैंग्वेज में अपनी ऐसा मत लिखना, अपने नोट्स में लिख लेना, बट ऐसी जो इसमें लिखी हुई है वो मत लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में लिख लीजिए, या अपनी भाषा में थोड़ा आसान से लिख लीजिए। ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, टॉपिक सीजन में भी पूछा गया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिम्बायोसिस तो पता ही है, सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो स्पीशीज को दोनों को फायदा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मगरमच्छ जब के दांतों के मुंह के अंदर एक चिड़िया बैठी रहती है, और वो चिड़िया मगरमच्छ उस चिड़िया को खाता नहीं है ना, क्योंकि वो चिड़िया क्या करती है, मगरमच्छ के दांतों में जो मांस के टुकड़े होते हैं उसको खा जाती है, जिससे चिड़िया का पेट भर जाता है और मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं, तो इससे दोनों का फायदा होता है, ठीक है। तो ये सिम्बायोसिस हो गई, तो अपनी भाषा में लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। इसमें क्या है, कौन सा अमेंडमेंट लेके ने
आर्म्ड रेबेलियन को इंटरनल डिस्टर्बेंस से चेंज कर दिया था। तो ये था भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इससे हमने इसको चेंज किया था। देखो इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के 352 के तहत आती है। इसमें हम आर्म्ड रेबेलियन बोलते थे सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो 44वीं संशोधन से हमने इसका नाम चेंज कर दिया। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 42 के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से बता रखा था। इसमें हमने 3 वर्ड ऐड कर रखे हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड किए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 1976 में हुआ था ये। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी थी हमने 10 सोर्न सिंह कमेटी की सिफारिश पे 42 से ही। और कंकरेंट लिस्ट भी ऐड करी थी, ऐड नहीं, इसमें कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर करे थे स्टेट से, लिस्ट से। वो कौन कौन से थे? ये वाले 5 सब्जेक्ट: एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड वेट्स एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल बर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट हमने स्टेट लिस्ट से कांग्रेस लिस्ट में डाले थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। और एंटी डिफेक्शन लॉज को ऐड किया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉज इस बोले तो दल बदल लो, शेड्यूल 10 में है, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ समझा दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब 18 वाले में देखते हैं, एट प्रेजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स आर फंक्शनिंग इन इंडिया। तो ये तो मुझे पता नहीं था। मेरे हिसाब से अगर मैं लगाऊँ इसका आंसर तो एटलीस्ट 10 से 12 वो होगा, 12 नहीं 8 था इसका आंसर, ठीक है। तो देखो 27% जनता इसको सही कर पाई है मात्र, तो आप देख ही सकते हो। अभी 8 मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मिनिस्टर हैं ये देख सकते हो आप। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एकोमोडेशन हेडेड, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये सब आप देख सकते हो, इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या वॉइस ठीक आ रही है? चलो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है यूनिटरी फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यूनिटरी फीचर्स मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, है नहीं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अच्छा, ये वाला भी मेरा क्वेश्चन गलत चला गया था। तो यूनिटरी फीचर्स जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब कुछ और फीचर्स देख लेते हैं जो अपने यूनिटरी फीचर्स आ जाते हैं। एक बार हिंदी में इसको देख सकते हैं आप, एकात्मक विशेषताएं, ठीक है। तो पहला तो है स्ट्रॉन्ग सेंटर, आर्टिकल 245 से 255 के बीच बता रहा है स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। स्टेट आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी स्टेट को तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। यानी कोई स्टेट अगर चाहे तो इंडिया से बाहर निकलना चाहे तो वो निकल नहीं सकता है, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अपना इंडिया का, ये भी एक यूनिटरी फीचर्स है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। और नो इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी एंड वीटो ओवर स्टेटमेंट। ये सब यूनिटरी फीचर्स हैं, इसको आप नोट करके रखिए, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम। देखो ये तो बहुत ही आसान है सवाल थे। फॉरेन रिलेशन यानी विदेश मंत्रालय, विदेश की चीज़ें कौन देखेगा? तो विदेश मंत्री देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी विदेश मंत्री कौन है अपने? एस जयशंकर प्रसाद, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इट ऑल्सो एडवाइज अदर मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज और विदेश मंत्रालय 2016 में मर्ज हुए थे। और ये अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कौन कौन से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा, रक्षा मंत्रालय के मंत्री और होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 65 ऑफ द आईटी एक्ट इज पनिशेबल विद कितना होगा भाई, मेरे हिसाब से मैंने 5 साल लगाए थे, बट इसका 5 साल नहीं 3 साल होता है, 3 साल की जेल मिलती है, ठीक है। और फाइन लगता है लगभग 2 लाख रुपए तक का आईटी एक्ट के सेक्शन 65 के तहत। ये आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, जो क्वेश्चन आपको नहीं बताओ। तो इसमें देखते हैं, आईटी एक्ट अपना 17 अक्टूबर 2000 को आया था, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस से, इंटरनेट से जितने भी कानून हैं वो सब हैं, और उसके लिए जो है सजा भी दे रखी है कि किसी भी क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी। और इसका सेक्शन 65 टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आप कंप्यूटर की किसी भी चीज़ को अगर ख़राब करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, कॉपी करते हो, तो आपको 2 साल की जेल, 3 साल की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डीबीएमएस का मतलब फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने कभी पढ़ा होगा कोई भी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या फिर पाइथन वगैरह, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटा को सारा स्टोरेज करते हैं MySQL ट्रोजन कॉलम्स की फॉर्म में अपने, ठीक है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये 4 टाइप के डीबीएमएस होते हैं। आपसे ये पूछ सकता है इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो ये पढ़ लीजिए आप। हायरार्किकल डेटाबेस, नेचुरल डेटाबेस, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। डीबीएमएस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो वो होते हैं MySQL, ओरेकल एंड मोंगोडीबी, ये सब एग्जाम्पल हैं डीबीएमएस के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 65 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये होता है अंडमान निकोबार के लिए, ठीक है। ये वाला मेरा ठीक किया था, काफ़ी टाइम लगा, मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें इसलिए मुझे टाइम लग गया इसमें। तो ये एक्ट 1972 में आया था, जो कि अंडमान निकोबार की 65 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब शेड्यूल 1 और 2 और ऑफ शेड्यूल सेकेंड, ये बात करते हैं हाईएस्ट पेनल्टी। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनल्टी के बारे में बात करेगी शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 के बारे में, ठीक है। और जो शेड्यूल 3 और 4 में जो स्पीसीज बता रखी वो बहुत प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं, बट उनकी पेनल्टीज कम है, ठीक है। और बस आपको कुछ ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है, जितना मैंने बताया उतना याद कर लीजिए, और इसको एक बार इसको देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेंट्रल केंद्र सरकार बनाएगी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एक ये बोर्ड बनाएगी, इसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। और स्टेट बोर्ड का काम होगा स्टेट के जूस पे निगरानी रखना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है। उसके लिए एक सेंट्रल जू अथॉरिटी भी बनाई गई, इसमें टोटल 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन परस्यूएंस ऑफ आर्टिकल 21 है। देखो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। 21 वाला आर्टिकल राइट टू लाइफ है, 21 वाला, बट 21A राइट टू एजुकेशन संबंधित है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 86, ठीक है। सो इसलिए जो अपना इससे है, इसी वाला इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो आप, इट वॉज इनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009 को इनेक्ट हुआ था, बट स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इसको हम राइट RT एक्ट भी बोलते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे कानून हैं कि टीचर को मिनिमम में कितना पढ़ाना पड़ेगा, और कुछ प्राइवेट स्कूलों को कुछ सीटें फ्री में रिजर्व करनी पड़ेगी गरीब बच्चों के लिए, है ना। तो वो हमें डीप में नहीं जाना है, अभी आप इतना देख लीजिए इसकी डेट लॉन्चिंग की, और ठीक है, और इसको पढ़ सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफेंस ऑफ हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोन प्रॉपर्टी इज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। वो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल होगा, सॉरी मैंने पहले ये लगाया था कॉग्निजेबल नॉन। देखो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि जो लोग जिनकी आदत होती है छोटी मोटी चीज़ें चोरी करने की, वो कैसा एक क्राइम है। वो एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल क्राइम है, यानी कि संज्ञेय अपराध है, सीरियस है, और नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिलेगी। सिर्फ 17% जनता कर पाई इसको क्वेश्चन को। इसको अब अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलो
ऑफेंस ऑफ हैबिचुअली डीलिंग इन प्रॉपर्टी, सेक्शन 413 आईपीसी का सेक्शन 413 बात करता है हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, लाइक whoever habitually receive or deals in property which he knows or has reason to believe to be stolen property is faced with 1 year imprisonment for life or with punishment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो जो लोगों की आदत होती है चोरी करने की, उनको अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें 1 साल की जेल, जो कि बाद में 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और उसके साथ फाइन भी लगेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? Those where the police are empowered to make an arrest of the accused without a warrant or permission from the magistrate। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं सीरियस अपराध जिन पे अगर पुलिस को पता चलता है तो वो आपको बिना किसी वारंट के, बिना किसी परमिशन के आपको घर से उठा के ले जाएगी विदाउट, ठीक है, किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मर्डर कर दिया आपने किसी का, और या फिर आपने किसी की घर में आग लगा दी कोई, ठीक है, कोई सीरियस एक्सीडेंट कर दिया या हिट एंड रन कर दिया, तो इस केस में ऐसा होता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं जिसमें पकड़ने के लिए वारंट की जरूरत, दूस ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, इसमें पुलिस को वारंट लाना पड़ेगा तभी कर सकती है। जैसे कि अगर आपको इनकम टैक्स में मान लो आपने आपके घर में ब्लैक मनी है, ठीक है, तो इसके लिए अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है, पुलिस जो आएगी वारंट लेकर आएगी तभी आपको लेके जाएगी, ठीक है। या फिर आपने कुछ मान लो गांव में किसी की लड़ाई हो जाती है आपस में मेड़ वेड़ के पीछे, तो उसमें लाठी डंडे चल जाते हैं, तो उस केस में अगर कोई FIR करता है तो वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, छोटा मोटा, ठीक है। ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द IPC की फर्स्ट शेड्यूल के तहत आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और एंड इज बेलेबल नेचर, और इन पे आपको बेल मिल जाती है। बेल एक तरह बेल होता है कि जमानत मिल जाती है थोड़े दिन के लिए, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाता है लाइक फौजी, जालसाजी, चीटिंग, धोखा, डिफेमेशन यानी मानहानि केस। इसका मतलब होता है अगर कोई मान लो रिस्पेक्टेड पर्सन है, इसकी समाज में थोड़ी इज्जत है, अमीर आदमी है, आपने उसके बारे में कुछ वीडियो बना दिया, कुछ गलत बोल दिया, उसकी बेइज्जती कर दी समाज में, जिससे उसकी इमेज को जो है थोड़ा हार्म हुआ, तो वो आपके खिलाफ डिफेमेशन केस डाल सकता है, तो वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। आपको फौजी का मतलब है जालसाजी, आपने किसी को ठग दिया, आपने किसी को मान लो झूठी स्कीम बताकर 21 दिन में पैसे डबल करने वाली स्कीम बताकर रुपए इन्वेस्ट करवाए और उसके रुपए मार के ले गए, तो वो भी एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब ये बेलेबल होते हैं, बेल मिल जाती है, ठीक है। और क्या है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो ये वो सीरियस ऑफेंस होते हैं जिसमें आपको भाई बेल भी नहीं मिलेगी, आपको बिना वारंट के घर से उठा लिया जाएगा कोई सीरियस क्राइम में, ठीक है। और ये आते हैं सेक्शन 2 का सब क्लॉज A CRPC की धारा में, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और इसमें आपको सजा के तौर पर पनिश डेथ मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद मिल सकती है, और 7 साल से ज़्यादा तक की जेल मिल सकती है, ठीक है। अब तो डेथ तो किसी को नहीं मिलती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल कंपनसेशन इन केस ऑफ मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर। तो ये जो है मुझे समझ में नहीं आया था भाई क्या है, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत कई विस्थापनों के मामलों में अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का प्रावधान कौन से में है? तो भाई पता नहीं, इसका 10 नहीं लग रहा था मुझे, नहीं बट 39 है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है इसमें। तो ये जो एक्ट 2013 में आया था राइट टू फेयर कंपनसेशन वाला, ठीक है, इसमें कहा गया कि लैंड एक्विजिशन एंड लेस डाउन द प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर दैट कंपनसेशन, ठीक है। तो पहले इतिहास जान लेते हैं। 27 सितंबर 2013 को सिर्फ इसे प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली और 1 जनवरी 2014 से ये लागू हो गया। इसने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 वाला जो था पुराना, उसे रिप्लेस किया और 2013 वाला आ गया था। ये पहले 1894 में था, अब 2013 में है।
अब इसका जो सेक्शन 39 है वो बात करता है एडिशनल कंपनसेशन इन केस ऑफ मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट, लाइक द कलेक्टर शैल एज फार एज पॉसिबल नॉट डिस्प्लेस एनी फैमिली व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिस्प्लेस्ड बाय द अप्रूव्ड गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, so displacement shall pay an additional compensation equivalent to that of the compensation demand for the second part। ठीक है, तो देखो इससे में बात करी गई, मान लो अगर किसी फैमिली को सरकार ने पहले कभी डिस्प्लेस किया था किसी जगह से दूसरी जगह के लिए, ठीक है, फॉर कोई भी किसी भी कारण के लिए, मान लो कि आप अभी एग्जांपल के लिए मान लो आप बरेली या दिल्ली में कहीं रहते हो, ठीक है, अब आपको आपको जिस घर में रहते हो उसको घर से आपको डिस्प्लेस कर दिया दूसरे घर में, वहाँ मान लीजिए वहाँ उस जगह पर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बननी थी, इसलिए आपको वहाँ से हटा के दूसरी जगह पर उसने घर दे दिए, पैसे दे दिए या फिर मुआवजा दे दिया, ठीक है। तो अब अगर आपको दोबारा से कहीं डिस्प्लेस करवाते हैं लोग, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है ना, कलेक्टर या डीएम, वो आपको और पैसे देगा जितना उस लॉ में बताया गया है उतना, वहाँ से ले जाने के लिए, नया घर बनवाने के लिए, ठीक है। अब एडिशनल लिखा ना, एडिशनल कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द कंपनसेशन डिटरमाइंड अंडर दिस एक्ट फॉर सेकंड नॉट सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, जितना इस एक्ट में बताया गया उतना पैसा मिलेगा। अब उसका सेक्शन 10 है तो देखो कुछ ऐसा है नहीं। सेक्शन 10 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन टू सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी के लिए है, और 49 नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो भाई ऐसे लॉ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसको कंस्टाइंस होता कॉन्स्टिट्यूशन, जी तो आसान सवाल था भाई, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है इसको, ठीक है। अब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बोला, तो वो बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला है। हेनरी फुल, इसने तो मैनेजमेंट के लॉ दिए हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन कौन थे, अमेरिकन थे, ठीक है। और बस तो इसके इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने को नहीं था, और इसमें बस एक ही चीज़ है कि डीपीएसपी 36 से 51 आर्टिकल तक जो होती है वो पार्ट 4 में है, बस इतना जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडरेट फैक्शन, अच्छा, गर्म दल के नेता बिपिन चंद्र पाल थे। कहते हूँ अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द मॉडर्न, अच्छा गर्म दल के नेता कौन थे, गर्म दल में देखो कौन कौन आते हैं मॉडरेट्स में, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये आते हैं। पर इनके लीडर कौन है, लीडर थे इनके फिरोज शाह मेहता, इन तीनों के, तो वही बोला गया है फिरोज शाह मेहता लीडर। और इसमें नेशनल लीडर ऑफ मॉडरेटर्स में और भी आते हैं, लाइक दादा भाई नौरोजी, डी.ई. बचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, है ना। और देखो एक कांग्रेस की पार्टी थी नारायण दल, जिसको बोलते हैं लिबरलिज्म, जो थोड़ा सा झुक के चलता था, यानी कि जो जिसका मानना था कि हम अंग्रेजों से लड़के आज़ादी नहीं ले सकते, बातें करके थोड़ी सी आंदोलन वगैरह करके शांतिपूर्ण बात, है ना, उससे गांधीवादी से वाले सिद्धांत, ठीक है। और मॉडरेट वाले थे गर्म दल, जो सोचते थे हम अंग्रेजों से लड़के लेंगे आज़ादी, लाइक भगत सिंह वगैरह, ठीक है। तो इन दोनों में विभाजन कब हुआ, आपको ये दो चीज़ पता होनी चाहिए। गर्म दल और नरम दल में विभाजन 1907 में हुआ था, ठीक है, सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन। और फिर इनका मर्ज कब हुए लोग, मर्ज तो हुआ 1916 लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार थे उस टाइम, अंबिका चरण मजूमदार के ने अध्यक्षता करी थी लखनऊ में, तब इनका वापस से विलय हो गया। और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी घोषणा हुई, ठीक है। तो अब देखते हैं मॉडरेट्स के बारे में, आप ये सब पढ़ सकते हो कि इन लोगों को स्वराज चाहिए था, और इसकी काफ़ी सारी डिमांडें थी, लाइक यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज, इंडियंस को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए, तो ये था, ठीक है। और वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी थोड़े बहुत इंडियंस को भी शामिल किया जाए, ठीक है। और क्या था, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम इंडियंस के लिए भी अलाउ हो,
इंडियन मतलब अलाउ तो था, मतलब इंग्लैंड और इंडिया दोनों में एक साथ एग्जाम होना चाहिए। पहले देखो यूपीएससी का एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस के नाम से अंग्रेज करवाते थे, जो कि इंग्लैंड में होता था, इंडिया में भी होता था, ठीक है। जिसकी मिनिमम उम्र जो थी मिनिमम 21 थी, वो मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम यानी कि 21 साल के बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। अभी तो अभी के केस में तो मिनिमम एज है 21, बट उस टाइम मैक्सिमम थी 200। और थी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन था, क्योंकि क्या था वो इसलिए था क्योंकि वहाँ के जो अंग्रेजों के जज थे वो भी अंग्रेजों की तो भाई की ही बात मानते थे, उनकी तरफ बाइस थे इसीलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वायसराय, ये तो कैनिंग था, पूरी दुनिया को पता है, पता नहीं इसे कितने कम बच्चों ने क्यों किया। तो इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ था, कैनिंग साहब वायसराय। और फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, अब बताइए, लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन था। और देखो कैनिंग कैसे बना, कैनिंग भी देखो गवर्नर जनरल ही बना था, पर इसके टाइम में हमने गवर्नर जनरल पोस्ट को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने और वायसराय की वो पोस्ट लाए, तो जिसकी वजह से कैनिंग फर्स्ट बन गया था वायसराय। और लास्ट वायसराय था माउंटबेटन, जिसने आज़ादी इंडिया को आज़ाद करवाया, और ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल भी था, ठीक है। ये दिखाया, पढ़ सकते हो, फर्स्ट गवर्नर जनरल और लास्ट वायसराय। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन कौन, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्राइवेसी जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी एंड टाटा यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में बोर्ड आ गया है, ठीक है। तो जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी रिटायर्ड, इसमें इसका पूरा केस जानते हैं क्या हुआ था। चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आधार स्कीम, ही आर्ग्यूड दैट द स्कीम वायलेटेड द राइट टू प्राइवेसी। A three-judge bench held that a larger bench should determine whether the constitutional it was held in right to privacy or not. तो देखो भाई इसमें क्या हुआ था, जस्टिस पुट्टुस्वामी जो थे वो मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने एक केस डाला जिसमें उन्होंने बात कही कि आधार स्कीम में जो एक डिटेल मांगी जा रही है वो राइट टू प्राइवेसी के तहत अगेंस्ट है, ठीक है। तब एक जज बैठी, एक बेंच बैठी, जिसमें 3 जज थे, उन्होंने भी डिस्पेट के बाद में कहा हाँ भाई इसमें आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन है, तो उसमें उसको जो जिस पार्ट में उसकी गड़बड़ थी आधार एक्ट के उसको हटा दिया, और ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी उससे आया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई विदेश जाने का अधिकार, राइट टू मूव फॉरेन, तो ये कौन सा है, ये भी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। और इंडिया संविधान आपको कोई भी रोक नहीं सकता आपको विदेश जाने से, ठीक है। ये ऐसा ये केस हुआ था मेनका गांधी और MEA डिपार्टमेंट के बीच, फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच, ठीक है। तो उस टाइम भी मेनका गांधी जीत गई थी, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई विदेश जाने से किसी को रोक नहीं सकते, इसलिए सही है। अब अभी केस 1 भारतीय केस को जान लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको बस 3 चीजें याद रखनी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, बट ये अनलिमिटेड नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती है, थोड़ी बहुत चीजें कर सकती है, बट जो करेगी उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था केशवानंद भारती केस 1973 में, जो केरल का था। और इन्होंने केस इसलिए डाला था क्योंकि केरल सरकार ने इनकी काफ़ी सारी ज़मीन, ये गांव की काफ़ी सारी ज़मीन अपने नाम कर ली, और उस पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई योजना थी, तो इसलिए फिर इन लोगों ने दिल्ली में केस डाला।
तब ये बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म्स आया। ये केस तो भाई हर एग्जाम में पूछ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था, उसमें बोला गया लर्नर लाइसेंस जो होगा इशू तो वो कहाँ कहाँ चलेगा। तो ये पूरे इंडिया में चलेगा ना, इफेक्टिव थ्रू आउट इंडिया में चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था और ये फोर्स में 1 जुलाई 1989 से फोर्स में आया। और इससे पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 था इसने उसे रिप्लेस किया। ठीक है, इसका सेक्शन 8 बात करता है लर्नर लाइसेंस के बारे में। और इसको जो है फिर हमने अमेंड किया 2019 में एक बार, और अमेंड करके हमें उसमें कोई सारे चेंजेस लाए, लाइक ये जो बता रखे हैं। अब हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे ताकि हमें आगे वाले मॉक टेस्ट में फ़ायदा हो, क्योंकि इससे और भी सवाल पूछेंगे आएंगे हर टेस्ट में, तो इसको आप जरूर से सुनिए। देखो पहला केस क्या है। Central government shall make a scheme for the cashless treatment of victims to the accident during the golden hour, and such scheme may contain provisions for the creation of fund for such treatment। देखो भाई, केंद्र सरकार को एक स्कीम लॉन्च करनी पड़ेगी जिसमें उसे जो एक्सीडेंट हुआ है विक्टिम्स का उनके इलाज के लिए कैशलेस योजना, कैशलेस ट्रीटमेंट हो उनका, जिसमें आपको पैसा ना देना पड़े और सरकार भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा देगी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और ये गोल्डन आवर में देगी। जो ये सब होने के लिए है जो एक्सीडेंट गोल्डन आवर में हुए हैं। गोल्डन आवर क्या होता है? एक्सीडेंट होने के 1 घंटे बाद तक के टाइम को बोलते हैं हम गोल्डन आवर। ये गोल्डन आवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के अंदर हम किसी व्यक्ति को अस्पताल में ले जाते हैं तो उसकी जान बच सकती है, इसीलिए। तो अगर आप किसी को गोल्डन आवर के अंदर लेके जाते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा मदद मिलेगी। और नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड क्रिएट करेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रोड सेफ्टी के बारे में बताएगा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में बताएगा ये बोर्ड। ठीक है, और हिट एंड रन केस में क्या बोला गया है? इन केस ऑफ डेथ, अगर हिट एंड रन केस से, हिट एंड रन क्या होता है पहले बात तो आप जान लीजिए। जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने किसी बाइक वाले को या किसी पैदल चलते को टक्कर मार दी और वो वहीं पड़ा है और आपने उसे बचाने की बजाय आप सीधे अपनी गाड़ी लेके भाग गए, आपने देखा रोड में कोई नहीं है और भाग गए आप, तो वो हिट एंड रन का केस आता है। ठीक है, तो इसमें अगर वो व्यक्ति मर जाता है गाड़ी वाला जो जिसको आपने ठोका और आप पकड़े जाते हो बाद में, तो आप पर मर जाता है तो 25,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना पड़ेगा। और अगर ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर याद करनी है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। बट अगर उसकी बहुत सीरियस चोट ले जाती है तो 12,500 से 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, 12,500 से 50,000 का जुर्माना। और तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रूल है, अगर कोई व्यक्ति विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चलाता है तो उसे 5,000 का जुर्माना लगेगा। एंड द फाइन फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए 10,000 का जुर्माना लगेगा। ठीक है, और जेल 6 महीने की जेल। ड्रिंक एंड ड्राइव तो आपको पता ही होगा, इसमें 10,000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल। और ड्राइविंग विदाउट डीएल की अगर आप चलाओगे तो 5,000 का जुर्माना। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। नॉट प्रोवाइडिंग अ वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल लाइक तो 10,000 का जुर्माना। अगर आपने किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दिया, मान लो एम्बुलेंस जा रही है और आपने अपनी गाड़ी बीच रोड पे चला रहे हो, अपना ट्रक या फिर अपनी कार, उसको रास्ता नहीं दे रहे हो तो आपको 10,000 का जुर्माना लगेगा। और अगर विदाउट इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हो तो उसको आपको 2,000 का जुर्माना लगेगा। अब तो ये लिमिट बढ़ गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है, पर हमें अभी के लिए ये याद करना है। ठीक है, आपको कुछ और नहीं याद नहीं कराएं, बस इतना याद कर लीजिए, इसी से आएगा एग्जाम। आगरा फोर्ट को यूनेस्को में 1983 में रखा था। ठीक है, आगरा फोर्ट को अकबर ने बनाया था आगरा में ये, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है इसको ये। ठीक है, ताजमहल के पास में ही है, इसे 1-2 किलोमीटर ताजमहल है। और शाहजहां वाज हेल्ड अ प्रिजनर इन आगरा फोर्ट भाई, और औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा फोर्ट में ही रखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रूड बर्थ रेट रिप्रेजेंट बर्थ इन गिवन। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? ये जो है हर 1000 व्यक्ति में से बताता है संख्या, 1000 व्यक्ति में से कितने बच्चे, 1000 बच्चों में से कितने बच्चे टोटल जिंदा रहे, तो वो होता है क्रूड बर्थ रेट।
ठीक है। ऐसे ही क्रूड डेथ रेट होता है, वो भी 1000 व्यक्ति में से बनाया जाता है। तो उसमें हम देखते हैं द क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडियन। तो ये थे, ये देख सकते हो डेफिनेशन, इट द क्रूड रेट डेथ इज द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग, क्रूड डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ अकरिंग पर 1000 पीपल ईच ईयर। यानी क्रूड डेथ रेट होता है 1000 लोगों में से साल में कितने लोग मर जाते हैं। तो जैसे कि ये 800 भी हो सकता है, 800 तो नहीं 100 हो सकता है। मान लो कि एक साल में 1000, अगर मान लो 1000 लोग हैं किसी भी देश में, तो 100 लोग मर जाते हैं और 150-200 लोग पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही कोई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भाई लोकसभा का इलेक्शन 5 साल में होता है यार, हलवा सवाल एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसे देख लेते हैं एक बार, लोकसभा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो लोकसभा पर टेम्पररी बेसिस पे होती है, पर राज्यसभा परमानेंट होती है। लोकसभा की मैक्सिमम 552 लोग हो सकते हैं, ठीक है। 552 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें 545 निर्वाचित होते हैं, बाकी 12 लोग मनोनीत होते हैं, और कुछ एंग्लो इंडियंस होते हैं, उसको हमने खत्म कर दिया। 25 साल इसकी मिनिमम एज होती है इलेक्शन बनने की। और 5 साल का कार्यकाल होता है। मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, अगर आपको अविश्वास पर प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, तो उसे इंट्रोड्यूस करोगे लोकसभा में, पास भी लोकसभा में कर सकते हो, फिर वो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। और मनी बिल को धन विधेयक होगा, वो भी आप सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, राज्यसभा में मनी बिल नहीं ला सकते हो, और अगर जाएगा मनी बिल, अगर लोकसभा में पास हो गया उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसे कैंसिल कर सके या वापस भेज सके, ठीक है। तो राज्यसभा पर उसे देखेगा और उसे वापस भेजना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पास करना पड़ेगा, अगर वो पास नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। और ऐसी जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, वैसे राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लोकसभा में कौन बैठता है, लोकसभा में बैठते हैं एमपी सांसद, और विधानसभा में बैठते हैं विधायक विधानसभा में, ठीक है। तो जैसे लोकसभा में होता है पीएम, लोकसभा का नेता कौन होता है, पीएम, और विधानसभा का होता है सीएम, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप मुझे उसका सीएम और पीएम, वो सीएम और गवर्नर कमेंट में लिख के बताइए कि आपकी स्टेट का सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर एन एंटिटी इज इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ। तो भाई ये केस तो क्वेश्चन तो काफी टफ है, 3% जनता कर पाई है। तो इसमें पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कौन से केस में बताया गया था कि कोई भी चीज सरकार की है या नहीं है, या फिर स्टेट की है, तो वो बताया गया था ये अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब वाले केस में, ठीक है। तो इसको मुझे लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट है, आप बस इतना इसका क्वेश्चन याद कर लीजिए। नया क्वेश्चन देखते हैं कि देखो आपको जो ऐसे क्वेश्चन मिला करें मॉक टेस्ट में, जैसे 1, 2, 3% जनता सही करे, तो उस वो इररिलेवेंट है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आपको ध्यान देने की जरूरत इतना नहीं है, क्योंकि 1-2% वाले क्वेश्चन इररिलेवेंट ही होते हैं, वो जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि बच्चा उन पर अपना टाइम वेस्ट करे। मैथ में भी हो सकता है ऐसा, जीके इंग्लिश किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी तो ये लखनऊ में है भैया, और बस इतना आपको इसी लोकेशन याद कर ली, इसी ही पूछी जाती है। वही चार्ट है, तो वही प्रोमोल ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस जारी करेगी कौन, प्रेसिडेंट। तो वो कौन सा करता है, आर्टिकल 123 में, ठीक है। देखो इसकी ट्रिक मैंने कैसे याद कर दी, 123 में प्रेसिडेंट है 1 2 3 लाइन से, अब यही इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा नहीं, इसका थोड़ा ऐसा घुमा के रख दो 213, तो ये आ जाता है ऑर्डिनेंस बाई गवर्नर, इसमें गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करता है, ठीक है। सो
110 जो आर्टिकल अपना मनी बिल से, धन विधेयक से, और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित है। इसमें ये DPSP के अंदर आता है, जिसमें इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। और 112 आ जाता है बजट से, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान में बजट नाम का कोई वर्ड नहीं लिखा है, बस संविधान में लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड बजट संविधान में वर्णन है कि नहीं, तो आपको सिंपली लिखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया की पहली लोक अदालत थी छत्तीसगढ़ वाली अदालत। ठीक है, लोक अदालत क्या होती है भाई? ये जो है पीपल्स कोर्ट बोलते हैं इसको, जो भी गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। और ये भी एक सिविल कोर्ट की तरह ही होता है, बट इसमें एंड इज नॉट अपीलेबल, यानी कि इसमें आपको जो फैसला सुना दिया गया उसमें आप कहीं जाके अपील नहीं कर सकते हो दोबारा से केस के लिए। और इसमें क्या होता है, कौन सी इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत for it is organized for a small area shall consist of members serving or retired judicial officer and the persons of the area of a judicial officer as the chairman। ठीक है, तो इसमें छोटे केसेस के लिए होती है, कोई बड़े केसेस के इसमें नहीं सॉल्व करे जाते हैं। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1987 में बनी गई थी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाई गई थी। और इसके जो चेयरमैन वगैरह होते हैं, एक कोई जुडिशियल ऑफिसर होता है, वो उसका चेयरमैन होता है। बाकी कुछ लॉयर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स इसके मेंबर्स होते हैं, एडवोकेट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोक अदालत अभी छत्तीसगढ़ बनी है, उसके चीफ जस्टिस कौन है? PR रामचंद्र मेनन। ठीक है, इंडिया तक कमीशन फॉर CACP रिकमेंड फेयर एंड रिम्यूनरेशन को भाई, फेयर CACP नाम की कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये जारी करती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस किस फसल के लिए? तो ये करती है भाई शुगर केन के लिए। तो जैसे कि अगर आप में कुछ लोग, मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ लोग अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आपने जब एक खेत में जब गन्ने की फसल होती है तो आप उन्हें गन्ने को कहाँ ले जाते हो? ट्रैक्टर में रख के किसी फैक्ट्री में ले जाते हो बेचने के लिए। तो फैक्ट्री वो जिस रुपए में आपसे खरीदती है, वो रुपए कौन तय करता है? वो करती है CACP तय करती है। उस रुपये को हम बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP। तो वो सिर्फ गन्ने के लिए तय करती है, बाकी इन व्हीट, कॉटन और राइस के लिए MSP तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। ठीक है, बाकी गन्ने के लिए FRP। ये चीज़ आपको याद पता होनी चाहिए। इन इंडिया हम देखते हैं ज़रा, वही बात वो है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो कमीशन फॉर CACP मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत अंदर आती है। जनवरी 1967 में बनी थी और MSP जारी करती है ये अलग क्रॉप के लिए, अलग अलग सीजन के तहत। जैसे कि खरीफ क्रॉप के लिए अलग जारी करेगी, रबी क्रॉप के लिए अलग, शुगर केन के लिए अलग, और रो जूट और कोपरा के लिए अलग। रो जूट और कोपरा एक तरीके से कपड़े बनाने के लिए यूज़ होते हैं, खाने पीने के लिए नहीं, इसलिए इसका अलग थोड़ा अलग जारी करती है। ठीक है, अब इसने टोटल 23 चीज़ों के लिए जारी करती है। एक चीज़ आपको बताऊँ, 23 कमोडिटीज़। ठीक है, 23, जिसमें से कौन कौन? 7 तो होती हैं अपनी सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स अनाज, और 5 होती हैं, 5 तरह की दालें होती हैं आपकी। कौन होती? ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल्स। और 7 होती है ऑयल सीड, जिसमें आपको वैसी फसल जिससे आपको ऑयल मिलता है, लाइक ग्राउंडनट, मूंगफली, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन। इसको एक बार हिंदी में कर लेता हूँ, हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी हमें फसल और सब्जियों के नाम अच्छे से पता होते हैं। ठीक है, जैसे कि मूंगफली, सरसों, तो सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, रामतिल। और 4 होती हैं कैश क्रॉप्स, लाइक गन्ना, खोपरा, कपास और कच्चे दूध। कैश क्रॉप वो होती हैं जो हम जिसे बेचकर हम कैश कमाएं, ऐसे याद करो आप। ठीक है, ये इसको कमर्शियल क्रॉप भी बोल सकते हैं, जो यानी कि जो हम बेचने के लिए पैदा करते हैं। भाई अगर आप खेत में अपने कॉटन करोगे, मान लो अगर आप अपने खेत में कॉटन को उगाते हो, तो भाई आप कॉटन को कोई घर में थोड़ी रखोगे, तो बेचोगे ही ताकि उससे कुछ और बने।
तो ऐसी क्रॉप्स बोलते हैं। तम्बाकू भी कमर्शियल क्रॉप है। अगर आप तम्बाकू को अपने घर में थोड़ी रखोगे, बेचोगे, ठीक है, तो ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड किसे बोलते हैं भाई? तो ये बोलते हैं अपना पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ है लिक्विड के मामले में, इसलिए बोलते हैं पेट्रोलियम इज नोन एज लिक्विड, ठीक है, बिकॉज इट इज, देखो पेट्रोलियम और अपने फॉसिल फ्यूल से निकलता है, काफ़ी जब सालों तक वो ज़मीन के नीचे रहते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में, तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोल में। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। तो ये जीके का सेक्शन भी अपने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, तो आप अपने दूसरे डिवाइस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो आपके घर में जो हैं। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, वरना आप टेलीग्राम पर की लिंक मैंने दे रखी है, आप उस ग्रुप में डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब अगली वीडियो हम लाएंगे कल, जिसमें हम किसी और चीज़ का एनालिसिस करवाएंगे। और तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल रैंक राइज। एंड अगर आपको कोई सजेशन हो तो बेझिझक मुझे बताइए, ठीक है।